हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फ़िज़िक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 2, यानी हम आज दूसरा व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम आपकी एनसीईआरटी बुक का 11.3वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तापमापन, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे भी कहते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट, या हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, एक ही बात है, तापमापन। अब पिछले लेक्चर में आप दो चीज़ें सीख चुके थे बच्चों कि ऊष्मा क्या है और ताप क्या है, ये हमने बताया था। हमने ऊष्मा के बारे में भी बताया और ताप के बारे में भी बताया, यानी हीट के बारे में भी बताया और टेम्परेचर के बारे में भी बताया। अब बात यहाँ पर आती है कि टेम्परेचर और हीट ये क्या थी बच्चों। तो हम पिछले लेक्चर को 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये कहा था बच्चों कि जैसे हम किसी बर्तन में पानी भरें, वो भरते जाएं तो उस पानी का तल उठता जाएगा ऊपर, जैसे ये देखें। जैसे थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं 2 मिनट में, उसके बाद आज के टॉपिक पर चलेंगे। जैसे हमारे पास ये बर्तन है, इसमें हम क्या भर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, पानी भर रहे हैं इसमें। तो पहले पानी यहाँ तक भरा, फिर यहाँ तक भरा, फिर यहाँ तक भरा, फिर भरता जा रहा है। इसमें हम ये पानी डालते जा रहे हैं और ये भरता जा रहा है बच्चों। तो हम इसमें वाटर भरते जा रहे हैं, पानी, जल, और उसका बर्तन में जो उसका जो लेवल है, जो तल है, वो बढ़ता जा रहा है। और भरा तो यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, यानी तल ऊपर उठ रहा है। ऐसे ही बच्चों जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, क्यों, क्या देते हैं, ऊष्मा, तो जल का कॉन्सेप्ट हीट से समझें आप, तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। यहाँ यहाँ तल बढ़ रहा था तो यहाँ ताप बढ़ रहा है, यानी तल का कनेक्शन किससे है, ताप से है। और वाटर का कनेक्शन किससे है, हीट से है। इस फिनोमेना से आप फील कर जाएंगे, उस बात को बोध करेंगे उस चीज़ को कि हीट और टेम्परेचर क्या है। ये बात मैं समझा चुका हूँ कि किसी वस्तु को जितनी ज़्यादा ऊष्मा दोगे, अगर उसकी अवस्था परिवर्तित न हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अवस्था परिवर्तन में बच्चों दिक्कत है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ है बच्चों, जब उसको ऊष्मा दोगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा थोड़ी देर तक, जब तक वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में नहीं बदल जाती कि बर्फ़, तो कुछ देर तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ अवस्था बदल गई। यहाँ ठोस थी अवस्था, बर्फ़ ठोस होती है और ये लिक्विड यानी द्रव होता है। तो इस बात की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर अवस्था परिवर्तित न हो, अवस्था परिवर्तन, अवस्था का मतलब किससे है बच्चों, ठोस, द्रव, गैस, यही तो अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। ये 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये न बदलें, अवस्था परिवर्तन न हो तो क्या होता है, ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है बच्चों, और ऊष्मा निकलने पर घट जाता है। इतना हम पीछे समझ के आ चुके हैं। तो एक तरीके से हमने ये देखा कि बच्चों जो ऊष्मा है वो क्या है, एक ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है।
ऊर्जा का एक प्रकार है, ये आप पढ़ के आए हैं। तो बच्चों ऊष्मा का मात्रक जो है वो क्या होना चाहिए? जूल। और आपने कार्य का मात्रक भी देखा, जूल। एक नई बात जो पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था वो और समझ लें। ऊष्मा को समझने से पहले वैसे बहुत कुछ समझा दिया था, एक चीज़ और सीख लें कि ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसका मात्रक जूल होता है, और आपने पढ़ा है कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो क्या है, दोनों एक ही चीज़ें हैं? अलग अलग नाम क्यों दिए हैं कि एक ऊष्मा और एक कार्य? वर्क एंड हीट, यानी ऊष्मा और कार्य। तो बच्चों ये दोनों चीज़ें, दोनों के मात्रक समान हैं, लेकिन व्यवहारिकता में ऊष्मा का एक मात्रक कैलोरी भी होता है। ऊष्मा का एक मात्रक क्या होता है? कैलोरी भी होता है बच्चों। कैलोरी हिंदी में कैसे लिखते हैं? कैलोरी या किलो कैलोरी। ज़्यादा है तो किलो में कर देते हैं कैलोरी, या किलो कैलोरी कर देते हैं, किलो कैलोरी। ये परंपरागत व्यवहारिक मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक एसआई पद्धति आपने पढ़ी थी बच्चों। तो एसआई मात्रक ऊष्मा का जूल और कार्य का भी जूल। तो फिर इनमें कुछ कनेक्शन है क्या कि दोनों के मात्रक सेम हैं? तो हाँ बच्चों, कनेक्शन है कि ऊष्मा और कार्य एक ही सिक्के के, आपने एक सिक्का देखा है, 1 रुपये का सिक्का देखा, 2 रुपये का सिक्का देखा, तो उसमें आपने देखे हेड एंड टेल होते हैं। हेड होता है और टेल, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, ये कहते हैं, चित्तपट्ट कह देते हैं बहुत से बच्चे। तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं बच्चों, ऊष्मा और कार्य। फिर इन दोनों को एक साथ कैसे समझें? तो बच्चों एक एग्जाम्पल करिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आप कार्य करिए। कार्य कब होता है? जब विस्थापन होता है, जब वस्तु में गति आती है। ये मेरे हाथ दोनों ऐसे हैं, अभी कोई कार्य नहीं कर रहे, अब मैं क्या करता हूँ? कार्य करता हूँ बच्चों। यही आप करिए। देखो मैं कार्य कर रहा हूँ, कार्य करने से क्या हुआ कि मेरे हाथ गर्म पड़ गए, टेम्परेचर बढ़ गया, यानी मेरे हाथों में ऊष्मा आ गई। कहाँ से आ गई भाई? न तो मैं भट्टी के सामने बैठा, ना हीटर के सामने बैठा, ना धूप में बैठा, मैंने हाथ रगड़े, क्या किया? कार्य। और कार्य करने से मेरे हाथ हो गए गर्म, यानी टेम्परेचर बढ़ा। और अभी मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको मतलब उसको ऊष्मा मिल रही है। इसका मतलब हमारे हाथों में ऊष्मा आ गई। कहाँ से आ गई? वही कार्य किस में बदल गया? ऊष्मा में, और हमारे हाथों को मिल गया और टेम्परेचर बढ़ा दिया और हमारे हाथ गर्म हो गए। करके देख लेना, कोई झूठ मूठ थोड़ी कह रहा हूँ बच्चों। तो ये बात भी समझ गए। तो कार्य करने से ऊष्मा मिल गई, तो क्या ऊष्मा से भी कार्य हो सकता है? हो सकता है बच्चों। ये मतलब फिनोमेना को समझने की कोशिश करें। कार्य से ऊष्मा मिलती है और ऊष्मा से हमें कार्य भी प्राप्त हो जाता है। जेम्स वाट ने बच्चों एक इंजन बनाया था रेल का, आपको पता है, ट्रेन्स जो चलती हैं। तो पहले कोयले के इंजन चलते थे, कोयला जलाया जाता था। कोयले को जलाओगे तो क्या मिलेगी? ऊष्मा। वही ऊष्मा क्या करती थी? वही ऊष्मा उस ट्रेन को चलाती थी, उस इंजन को चलाती थी बच्चों। तो इंजन चलने लगा, इसका मतलब कार्य होने लगा। तो ऊष्मा से कार्य हुआ और कार्य से हमें ऊष्मा भी मिली। तो इसलिए दोनों के मात्रक यहाँ सेम हैं। तो कोई बच्चा हमसे पूछ रहा था, इसलिए मैंने आज जिक्र कर दिया। एक बच्चे का फ़ोन आया था कि सर कार्य और ऊष्मा में कुछ संबंध है क्या? तो वो बात भी बच्चों मैंने आज समझा दी। लेकिन अब हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर, तापमापन पर, कि ऊष्मा का मतलब ताप एक तरीके से पैमाना है ऊष्मा का। क्या है? कोई व्यक्ति कितना लंबा है, कितना छोटा है, उसका पैमाना होता है कि कितने फुट का है, कितने इंच का है। तो ठीक उसी तरीके से ऊष्मा को कैसे मापें? तो ऊष्मा का जो मापन करता है वो ताप करता है बच्चों। और ताप एक मूल राशि है। आपने 7 मूल राशियां पढ़ी थी, उनमें से एक ताप भी मूल राशि थी, जिसका मूल मात्रक एसआई मात्रक आपने केल्विन पढ़ा था बच्चों। तो चलिए अब हम टेम्परेचर मेजरमेंट पर चलते हैं। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बच्चों, एक बात बताना और भूल गए हम, ट्रांसमीटर ऑन है। चलिए एक बात और बताना भूल गए कि अभी हमने कहा कि जो ऊष्मा है उसका मात्रक
अभी हमने बताया बच्चों कि परंपरागत मात्रक जो है वो है कैलोरी, और एसआई मात्रक है जूल, और कार्य का मात्रक भी क्या है, जूल। कि कार्य का मात्रक जूल और ऊष्मा का मात्रक भी जूल, लेकिन ऊष्मा का एक और मात्रक है कैलोरी। तो क्या इन दोनों में कुछ कनेक्शन होना चाहिए? जब दोनों सेम हैं और उसके अलावा ऊष्मा के लिए हम कैलोरी भी यूज़ कर रहे हैं तो इनमें भी संबंध होना चाहिए। तो होता है बच्चों, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, जिसको हम संक्षेप में ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2। राउंड ऑफ कर दें तो कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाएगा। तो ये बात आपके काम की है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। टाइम बहुत हो गया, मैंने कहा था 2 मिनट में पिछली बात रिवाइज करूँगा। बच्चों फिजिक्स की कोई सीमा नहीं होती पढ़ाने में, एक टॉपिक पता नहीं कितने टाइम तक चल जाए। तो चलिए अब टेम्परेचर मेजरमेंट पर चलेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है ये आपको पता चल गया, इसको मैं हटाता हूँ। जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि ताप मापन कैसे किया जाता है। जब आपने ताप पढ़ा था बच्चों 11th की जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो आपने ताप का मात्रक पढ़ा था केल्विन, केल्विन ये पढ़ा था कि ताप को हम केल्विन में नापते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत सारे पैमाने बनाए गए हैं ताप को नापने के। आपको बुखार आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बुखार का मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, ताप बढ़ा हुआ होता है। वो आपके मुंह में एक थर्मामीटर लगा देता है या बगल में लगा देता है, तो फिर उस पर एक टेम्परेचर आता है नोट होके, वो फ़ारेनहाइट में आता है कि आपको 102 फ़ारेनहाइट बुखार है, 103, 104, 101 जो कुछ भी हो, तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नाप रहा है। तो बहुत सारे पैमाने हैं, कोई एक पैमाना नहीं है बच्चों। जैसे लंबाई को नापने के बहुत सारे पैमाने हैं कि नहीं। आप किसी वस्तु की लंबाई मिलीमीटर में, माइक्रो आंगस्ट्राम बहुत छोटी है तो आंगस्ट्राम में, माइक्रोन में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में, किलोमीटर में, इंच में, फुट में, बहुत सारे मात्रक हैं, प्रकाश वर्ष में। तो ऐसे ही टेम्परेचर को नापने के भी बहुत सारे पैमाने बनाए गए हैं। और टेम्परेचर किससे नापा जाता है बच्चों? तापमापी से। डॉक्टर आपके मुंह में या बगल में आपका बुखार नापने के लिए क्या लगाता है? तापमापी, जिसको आप बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर होता है बच्चों, आपके टेम्परेचर को, थर्मल टेम्परेचर को आप नाप रहा है थर्मोमीटर। तो बहुत सारे तापमापी हैं, बहुत सारे स्केल हैं। तो कौन कौन से हैं? जो मुख्य हैं बच्चों, जो आपके काम के हैं। भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग तापमापी, अलग अलग थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं। कोई सेल्सियस में यूज़ कर रहा है, कोई फ़ारेनहाइट में, कोई केल्विन में, कोई र्यूमर में, बहुत सारे हैं। तो हम आपको आपके मतलब की बात यहाँ बता देते हैं। एक पढ़ेंगे हम सेल्सियस पैमाना, ताप मापने का सेल्सियस। सेल्सियस, इसको बच्चों पहले सेंटीग्रेड भी कहते थे, सेंटीग्रेड। हम सेल्सियस भी बोल सकते हैं या सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। फ़ारेनहाइट, केल्विन, और ये बच्चों वैज्ञानिकों के नाम हैं। सेल्सियस ने जो अपना एक तापमापी बनाया, जो पैमाना बनाया ताप मापने का, वो सेल्सियस पैमाना हो गया। फ़ारेनहाइट भी वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने जो पैमाना बनाया वो फ़ारेनहाइट पैमाना हो गया। केल्विन भी वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने जो पैमाना बनाया वो केल्विन पैमाना हो गया। इनको जब हम संकेत में लिखते हैं तो सेल्सियस को लिखते हैं बच्चों डिग्री सेल्सियस, सी बना देते हैं। फ़ारेनहाइट को लिखते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ लिख देते हैं। केल्विन को लिखते हैं तो के लिख देते हैं, यहाँ डिग्री नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। केल्विन पैमाने
के मात्रक पर हम डिग्री नहीं लगाते, यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। तो बच्चों सेल्सियस ने जो पैमाना बनाया उसका मात्रक जब हम कहेंगे कि हमारा टेम्परेचर 30 है कि 32 है कि 37 है कि 38 है, 38 डिग्री सेल्सियस है कि 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना है। फ़ारेनहाइट में बोलेंगे हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट में बोलेंगे। केल्विन में बोलेंगे कि हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन है, 500 केल्विन है, 600 केल्विन है। समझ रहे ना। तो डिग्री नहीं लगाएंगे के पर, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये 3 पैमाने आप मुख्य रूप से पढ़ लीजिए। पैमाने तो और भी हैं, र्यूमर भी है, र्यूमर पैमाना है, रंकोइन पैमाना है। आप अपना भी एक पैमाना बना सकते हैं, उससे कोई। अब ये पैमाने बने कैसे उसको समझ लें। सेल्सियस ने भाई एक निश्चित, अब चलिए इन पैमानों की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे इसके लिए बच्चों हमें कुछ मानक बिंदु लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? मानक बिंदु। तो क्या किया गया, जल को लिया गया। किसको? जल को। शुद्ध जल की बात की जाए और सामान्य ताप और दाब की बात की जाए तो जल जितने टेम्परेचर पर जमता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जल जब बर्फ़ बनता है तो जितने टेम्परेचर पर बनता है उसको क्या कहते हैं? हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात यहाँ नहीं लिख रहे बच्चों, उधर लिख देते हैं। यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ेगी, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। हम कुछ आधार मान के चलेंगे बच्चों। जब तापमापी बना रहे हैं, हम कोई पैमाना बना रहे हैं तो कुछ मानक लेंगे। तो हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं बच्चों? इधर लिखता हूँ मैं। हम लेके चल रहे हैं जल, शुद्ध जल जब बर्फ बनता है बच्चों तो जितने टेम्परेचर पर बनता है उसको कहते हैं हिमांक, यानी आइस पॉइंट। बर्फ बन गया, बर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइस। आइस पॉइंट हो गया उसका कि इतने टेम्परेचर पर बनेगा। और जल जब उबलने लगता है, जब वाष्प में बदलने लगता है, किसमें? वाष्प में, तो उसको कहते हैं क्वथनांक। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उस ताप को क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम। भाप बन गई ना, वाष्प, स्टीम पॉइंट कह सकते हैं, स्टीम पॉइंट। तो इनको मानक मान करके पैमाने बनाए गए। तो सेल्सियस ने क्या कहा? सेल्सियस ने अपने नाम पर मात्रक दिया कि जब बर्फ़ जमती है तो वो 0 होता है टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने 0 मान लिया। तो ये क्या माना उन्होंने? आइस पॉइंट। यानी हिमांक, हिमांक 0 ले लिया बच्चों। और जब जल उबलता है, खौलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है, यानी उसका क्वथनांक, वो उन्होंने सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में माना 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ रहे हैं? तो ये एक पैमाना बन गया। तो इसको कितने टुकड़ों में बांट दिया? 100 टुकड़ों में, 1 2 3 ऐसे करके 100। अब यहाँ 100 तो नहीं बन पाएंगे बच्चों, लेकिन मान के चलें 100 टुकड़े हैं और एक खाना कितने को बता रहा है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड को, 1 डिग्री सेल्सियस को। तो ये पैमाना बना गया। इससे हम मापेंगे किसी वस्तु का ताप कितने डिग्री सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है, कि 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस या 40 या 25 या 30। ये पैमाना बना दिया उन्होंने। ये किसने बनाया? सेल्सियस ने। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट ने क्या किया बच्चों? जो पैमाना बनाया, फ़ारेनहाइट के पैमाने में बच्चों ये माना गया कि जो आइस पॉइंट है वो 32 है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो स्टीम पॉइंट है ये क्या है बच्चों? स्टीम पॉइंट। क्वथनांक
मैंने यहाँ लिख दिया है ना, तो समझ जाएंगे। क्वथनांक लिख रहा हूँ और हिमांक लिख रहा हूँ। 32 और यहाँ माना 212 है। कितना माना बच्चों? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन ने क्या किया? केल्विन ने इसी सिचुएशन को बर्फ जल के जमने से और जल के भाप में बदलने के प्रोसेस को अलग अलग उसमें बांट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो ये कहेंगे कि जब बर्फ़ जमती है तो हम वो टेम्परेचर लेंगे 273.15 केल्विन, और ये लेंगे 373.15 केल्विन। तो बच्चों 32 और 2 से 12 माने, इन्होंने 273.15 और 373.15। तो 32 और 212 में कितने का अंतर आ रहा है? 180 का। और 100 और 0 में 100 का। तो यानी यहाँ तो 100 खाने हैं और यहाँ खाने कितने होंगे? 180 खाने होंगे बच्चों। यहाँ खाने कितने होंगे? 180। ये 180 डिवीज़न हुए। अगर एक एक खाने बनाए जाएं कि यहाँ 32 तो अगला खाना बताएगा 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37। एक खाना यहाँ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का है, एक खाना यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड का है, यहाँ एक खाना 1 केल्विन का है। तो यहाँ 100 हुए। 273 और 373 कितने का अंतर है बच्चों? 100 का। यहाँ खाने कितने हुए? 100। यहाँ 100, यहाँ 100 खाने, यहाँ 180 डिवीज़न, यहाँ भी 100 डिवीज़न। बना दीजिए। समझ रहे हैं? तो ये पैमाना बनना है। तो हम अभी इन्हीं की बात कर रहे हैं। चाहें तो हम र्यूमर पैमाने की भी बात कर सकते हैं, जहाँ 0 और 80 माना गया है। वो भी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले इतना समझ लो बच्चों। तो कोई भी टेम्परेचर, किसी वस्तु का टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा, चाहे हम किसी पैमाने से नापें उसको। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास 2 मीटर लंबी एक छड़ है बच्चों। कितनी लंबी? 2 मीटर लंबी एक छड़ है। तो हम उसको 2 मीटर कह दें तो हमारा मात्रक मीटर है। 200 सेंटीमीटर कह दें तब भी छड़ वही रही, उतनी ही लंबी रही। बात समझ रहे हैं? 2 मीटर कह दें या 200 सेंटीमीटर कह दें, यानी छड़ उतनी ही रही, लंबाई न तो घटी न बढ़ी, मात्रक भी तो चेंज हुआ है। तो टेम्परेचर, अब मान लो यहाँ कोई अज्ञात तापमान है ये, तो सेल्सियस पैमाने पर C होगा। ये अज्ञात ताप, किसी वस्तु का ताप हम पैमाने से नाप रहे हैं तो वो कितना आएगा? अज्ञात ताप मान लो यहाँ C है। इसी सीध में एक ही सीध करिए, फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो कितना होगा? F होगा, डिग्री F, डिग्री C, और यहाँ K होगा। तो कितना होगा? इनका आपस में क्या कन्वर्जन है? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, उसको समझना है बच्चों। तो एक हम सूत्र निकाल लेंगे, आसानी से समझेंगे आप। जल्दी से नहीं, अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बात आपको नोट करनी है। मैं इसे हटाने जा रहा हूँ, फिर ये बात आगे आपको बतानी है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट बच्चों आपने ले लिया होगा, उम्मीद है, ठीक है ना? चलिए तो इसको हटाते हैं, जगह बनाते हैं। यहाँ समझाएंगे बच्चों आपको कि एक दूसरे को कैसे बदलें। तो देखें, किसी भी टेम्परेचर को, टेम्परेचर तो वस्तु का वही रहेगा, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे बदलेंगे कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदलें, केल्विन से सेंटीग्रेड में कैसे बदलें, सेल्सियस में कैसे बदलें। तो बच्चों एक काम करते हैं, डिफरेंस कॉलम अलग अलग होंगे। यहाँ 100 डिवीज़न हुए पैमाने के, यहाँ 180 और यहाँ 100 हुए। तो
अज्ञात टेम्परेचर C है, तो इसमें से एक बात ध्यान रख के मैं बताने जा रहा हूँ, सूत्र निकालने का तरीका समझाने जा रहा हूँ। आपने पढ़ा बच्चों कि अरे सर हमें पता है ये होता है कि F-32/9 बराबर C/5 होता है बच्चों, सर हमने ये पढ़ा है। तो ये कैसे आया, इसको निकालना सीखें कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो ये आया कैसे, तो अज्ञात ताप में से आइस पॉइंट घटा दीजिए C-0। बात समझ रहे हैं, C-0 कैसे करेंगे, ये अलग कर दो, C-0 अपॉन स्टीम पॉइंट में से आइस पॉइंट घटा दो, क्वथनांक में से हिमांक घटा दो, 100-0 बराबर। अब अगले पैमाने पर आ जाओ, F-32 बटे 212-32 बराबर K-273। सुविधा के लिए अब मैं 273 ही लिख देता हूँ बच्चों, 273.15 छोड़ देता हूँ, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, बटे 373 - 273, 373 - 273 ये कर दिया, समझ गए। दिस जो अज्ञात ताप है, जो अननोन टेम्परेचर है, उसमें से आइस पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट है या आइस पॉइंट है या जो गलनांक है या हिमांक है, बर्फ़ गलने लगती है या जमने लगती है, वो टेम्परेचर, तो C-0 और फिर जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट हैं बाष्प वाला, इसको बाष्प बिंदु भी कह देते हैं, भाप बिंदु भी कह देते हैं बच्चों। बात समझ रहे हैं ना आप, बात समझ रहे हैं, इसको हम भाप बिंदु या बाष्प बिंदु भी कह सकते हैं। अभी मैंने लिखा था, वैसे क्वथनांक भी कहते हैं, ये लिख के मैंने गड़बड़ कर दी, ये चलो समझ रहे होंगे आप, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेशन मिल गया, इससे हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में उस टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बताइए और केल्विन में बताइए, तब आप क्या करेंगे। तो बच्चों मैं एक बात और बता दूं, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अभी हमने 0 और 100 लिया, यहाँ फ़ारेनहाइट ने 32 और 212 लिया, केल्विन ने 273.15 और 373.15 लिया। आप भी अपना एक पैमाना मान सकते हैं, वहाँ कुछ भी मान सकते हैं कि मैं यहाँ 50 लिख दूँ, यहाँ 150 लिख दूँ, तो वो आपका एक नया मात्रक होगा। जैसे मेरा नाम मनोज कुमार है, तो मैं अपना एक पैमाना यहाँ बना दूँ, मैं कहूँ कि बर्फ़ जो जल है उसका आइस पॉइंट है, मैं कहता हूँ 60 M नाम दे दूं अपने मात्रक को, 60 डिग्री M, और इसको दे दूं 260, ठीक है, मैं 200 खाने कर दूं, 260 डिग्री M मैं ये पैमाना बना दूं बच्चों। तब आप क्या करेंगे, पैमाना बन सकता है, तब मैं यहाँ टेम्परेचर को M लिखूँगा, तो बराबर कितना लिख दूँगा, M-60 बटे 260 - 60। बात समझ रहे हैं। तो एक और पैमाना जुड़ गया। तो पैमाने बहुत सारे बन सकते हैं, ये मत कहना कि सर हमारी किताब में र्यूमर भी लिखा है, रैंकॉइन भी लिखा है, और बहुत सारे पैमाने आपको मिल जाएंगे भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न पैमाने। कोई भी पैमाना हो, उनमें रिलेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये मैंने अपना पैमाना बना के दिखा दिया आपको। मैंने आइस पॉइंट 60 लिया और ये 260 ले लिया, तो ये नया पैमाना बना लिया मैंने। तो मैं अपने पैमाने को नहीं पढ़ा रहा बच्चों, मैं बताना चाह रहा था बस कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर आपने 3 ही पैमाने पढ़ाए और हमारी किताब में तो और भी हैं। तो बच्चों र्यूमर पैमाने में 0 और 80 होता है, तो वहाँ क्या आ जाएगा, R-0 बटे 80 - 0। समझ रहे हैं। जैसे अभी मैं एक र्यूमर पैमाना और बढ़ा दूँ, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।
तो अभी आगे चलते हैं बच्चों। तो पैमाना कोई भी बना सकता है, आप भी वैज्ञानिक बन सकते हो, आप भी अपना एक पैमाना बना सकते हो। जैसे मैंने अभी अपना एक पैमाना बना के दिखाया, नाम लिखा ही रह गया M। बात समझ रहे हैं बच्चों? अब किन्हीं दो में रिलेशन निकालें, C और F में निकालें। तो इसको हल करें बच्चों। C/100 बचा बराबर F-32 बटे 212 में से 32 घटाओगे तो 180, और ये 20 से काटोगे तो 5 बार और ये 9 बार। इसको मैं पहले लिख दूं तो आ गया F-32 बटे 9 बराबर C/5। ये आ गया F-32 बटे 9 बराबर C/5 आ गया बच्चों। तो वही बात आ गई जो आपने यहाँ पढ़ी थी। कैसे आ गई वो समझ गए। अब फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी निकाल सकते हैं। अब मान लो C और K में निकालना है तो यहाँ क्या मिलेगा? C/100 बराबर K-273 बटे 100। 100 से 100 कट गए तो C बराबर K-273, तो K बराबर C+273। एक फॉर्मूला ये आ गया। यानी किसी टेम्परेचर को जो सेल्सियस में दिया है केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ देंगे। जैसे कोई कहता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में बदल के दिखाओ, केल्विन में कितना होगा? तो कितना होगा बच्चों? बराबर C की जगह 27, ये सेल्सियस में है, उसकी वैल्यू 27 प्लस 273, यानी अब ये बदल गया केल्विन में, 300 केल्विन हो गया। इससे केल्विन में बदल सकते हैं, इससे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं बच्चों। तो ये जो सूत्र हैं वो रिलेशन इन पैमानों से आपको पता लग गए। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर आपने ऐसे क्यों किया कि दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, तब बात क्लियर होगी। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये डाउट न रहे कि सर आपने ऐसा क्यों किया कि दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस अपॉन ऐसे करके। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, लेकिन हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं सेल्सियस टेम्परेचर और इस पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट और इस पर सेल्सियस। तो बच्चों जब सेल्सियस 0 था तो एक्स पर ये ले रहे हैं और वाई पर ये। कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? एक्स कोमा वाई, कोई भी बिंदु एक्स कोमा वाई से लिखा जाता है। तो एक्स 0 है तो वाई कितना है? 32। 0 है तो 32, तो एक बिंदु कितना मिल गया हमें? 0,32। यही तो बिंदु मिला, यानी x पर 0 यानी C पर 0, यानी ये। और 32 कहाँ? मान लो यहाँ 32 है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, 0,32 यही तो हुआ। तो ग्राफ में आप जानते ही हैं, जब 100 है तो 212 है, तो दूसरा बिंदु हो गया 100,212, यानी जब C यानी x 100 है तब ये 212 है। तो हम x पर कितना चलें? 100। यहाँ तो 0 चले थे तो यहाँ चलें 100। मान लो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, तब कितना है? मान लो यहाँ है 212। तो ऐसे ये पॉइंट मिलेगा, एक बिंदु हमें ये मिल गया। तो अब इनको मिला करके एक रेखा मिल गई हमें, इनको दो बिंदु मिल गए, हमने एक रेखा खींच दी। बच्चों थोड़ी तिरछी हो गई है, चलिए दोनों बिंदुओं को मिला के हमने एक रेखा खींच दी। बात समझते चलना ध्यान से, यही बात आ जाएगी बिल्कुल, और आपको बोध हो जाएगा कि सर जो पढ़ाना चाह रहे थे वही हमें मिल गया। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें
तो इस रेखा का जो स्लोप है, जो ढलान है, जो प्रवणता है, वो थीटा इतनी हुई, थीटा से कहते हैं। तो किसी भी रेखा की समीकरण, अब मान लो कोई भी अज्ञात टेम्परेचर देखें, यहाँ टेम्परेचर कितना है तो कितना होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोमा वाई होता है तो सी कोमा एफ, ये क्या हो गए बच्चों, एक्स कोमा वाई हो गए। ये बिंदु कितना हुआ 0,32 यानी x1/1। ये बिंदु कितना हुआ 100,212, ये वाला बिंदु कितना है 100, क्योंकि एक्स अक्ष पर 100 चले और फारेनहाइट पर 212 चले, 100,212, ये हो गए x2/2। यही तो पढ़ा है आपने, ध्यान है। तो रेखा की समीकरण आपने क्या पढ़ी, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, यही तो समीकरण पढ़ी। और m क्या होता है, प्रवणता यानी tan थीटा। कहाँ लिखूं बच्चों में, कहाँ लिखूं, एक सेकंड बच्चों। चलो बच्चों tan थीटा से रहने दो, प्रवणता को हम ऐसे भी लिख देते हैं डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। तो y माइनस y1 जगह नहीं मिल रही इसलिए मैं ऐसे बता देता हूँ, डेल्टा y यानी y2 माइनस y1 बटे डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इससे निकालिए। तो चलिए y की जगह क्या लेंगे आप, f माइनस y1 कितना लेंगे, y1 की जगह है हाँ बच्चों, f माइनस 32 बराबर y2 माइनस y1 कितना है 212 और y1 कितना है 32 बटे x2 कितना है 100 और x1 कितना है 0 इंटू x की जगह क्या लिखेंगे आप c और x1 की जगह क्या लिखेंगे 0। तो ये आ गया, यही तो आया बच्चों। तो इसको अब मैं यहाँ हल करके दिखा दूँ, इन्हें हटा देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर मैं यहाँ हल कर देता हूँ। ये मैं हटाना नहीं चाह रहा, अभी मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आया कैसे, हमने दिस अपॉन दिस ऐसे क्यों किया। तो अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, तो बात समझ में आ जाएगी आपके। इसको यहाँ कट करते हैं तो देखें f माइनस 32 बराबर 212 में से 32 गए 180 बचे बटे 100 और इंटू रह गया c, 180 आ गए नीचे। तो f माइनस 32 बटे 180 बराबर c बटे 100 और ये 20 से कट गए 9 बार और ये 5 बार, तो आ गया f माइनस 32 बटे 9 बराबर c बटे 5, यही आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ आपने देखा कि अगर मैं इसको काटूँ नहीं तो ये सूत्र तो आपको वही मिल गया, ठीक यही जो ये है, ठीक है। लेकिन अभी जो कंपेयर किया था वो भी समझाना है। तो ये जो मैंने सरल रेखा की समीकरण निकाली बच्चों, इसी से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि दिस माइनस दिस अपॉन दिस, वो भी बात समझ में आ जाएगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इतने हिस्से का, फिर मैं उसी रूप में बताऊंगा कि वही बात आ गई कि मैं क्या कर रहा था पहले। तो देखें, इसी बात को मैं अब काट पीट नहीं कर रहा, देखो इसको ऐसे ही लिखें f माइनस 32 बटे ये आएगा नीचे 212 माइनस 32 बराबर c माइनस 0
बटे 100 माइनस 0। तो वही बात आ गई बच्चों जो मैं बता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक का घटाओ, यानी F माइनस 32, देखो ये आ गया, अपॉन टॉप से बॉटम घटाओ, स्टीम पॉइंट से आइस पॉइंट घटाओ, 212 माइनस 32 ये आ गया, बराबर यहाँ भी यही काम, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, वही बात आ गई। तो इसी से तो ये निकल के आ गया था। अभी इसको हल करेंगे तो बच्चों यही आ जाएगा कि F माइनस 32 बटे 9 बराबर C बटे 5। वही काम यहाँ करेंगे, K माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15। तो मैंने ग्राफ से भी आपको समझा दिया, सरल रेखा की समीकरण निकाल के भी सिखा दिया बच्चों कि किस तरीके से हमें एक स्केल को दूसरे स्केल में चेंज कर सकते हैं, एक मात्रक टेम्परेचर को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, वही F माइनस 32 बटे 9 बराबर C बटे 5, यही आ जाएगा जो ऊपर लिखा है। तो आप कोई सा पैमाना हो, कितने भी पैमाने आगे बढ़ा लो, र्यूमर पैमाना बढ़ा लो, र्यूमर पैमाने में 0 और 80 होगा। अभी मैंने अपना एक नया पैमाना बना के भी आपको समझाया था। तो आज आप समझ गए बच्चों कि हम किस तरीके से वो सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ सारांश में लिख दूंगा बच्चों। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप सीख चुके कि हम इनमें आपस में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। मैं एक पैमाना और बढ़ा देता हूँ। पैमानों की कोई लिमिट नहीं है बच्चों, बहुत सारे पैमाने बनाए जा सकते हैं। मैंने अभी कहा, मैंने भी अभी एक अपना पैमाना बना दिया था। तो ऐसे र्यूमर ने क्या किया कि र्यूमर ने ये माना एक पैमाना और ले लेते हैं इसी के आगे, इसी सीध में। ये सीध तो एक ही रहनी चाहिए बच्चों कि जो आइस पॉइंट है, र्यूमर ने क्या किया, 0 माना, 0 र्यूमर पैमाने की, सेल्सियस सेंटीग्रेड अभी मैंने लिखे थे, तो अब मैं र्यूमर पैमाने की बात कर रहा हूँ। जीरो माना और यहाँ 80 माना, यानी उन्होंने इस पैमाने को, इस इतने गैप को बर्फ़ के जमने, जल के जमने और जल के उबलने के बीच का जो डिफरेंस था वो 80 खानों में बांटा। इन्होंने 100 में बांटा, इन्होंने 180 में बांटा, इन्होंने 100 में बांटा। तो 0 से 80 तक इन्होंने 80 डिवीजन किए। और अज्ञात ताप, कोई जो ताप है वो कितना है बच्चों, R। तो कैसे करेंगे अब यहाँ एक ही लाइन में लिख देता हूँ कि आप कितने भी पैमाने आ जाएं, सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकता। करिए, C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0 बराबर F माइनस 32, समझ गए ना, अपॉन 212 माइनस 32 बराबर 300 K माइनस 273 ही लिख देता हूँ बच्चों, 0.15 छोड़ो, बटे 373 माइनस 273 बराबर ह्यूमर में आ जाएगी। तो क्या करोगे, R माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। तो इस तरीके से आप किसी भी एक टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदल सकते हैं। कोई ये कहे कि टेम्परेचर इतने फ़ारेनहाइट है तो र्यूमर में बताइए, तो आप क्या करेंगे, F माइनस 32 बटे दिस इक्वल्स टू R माइनस, तो आप ये और ये ले लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप इसको और इसको ले लेंगे, केवल इतना, बाकी का छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप एक सूत्र बना सकते हैं बच्चों। तो आज आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि हम टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सूत्र निकाला था बच्चों कि F माइनस 32 यहीं से आया था, यहाँ से आया था, F माइनस 32 बटे 9 बराबर C बटे 5। तो कोई आपसे कहे कि सर
मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसको फ़ारेनहाइट में बदलिए। इसको किस में बदलना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन देखेंगे, केवल इतना। और जब इसको हल करते हैं तो क्या आता है ये, तो वैल्यू रखिए, F निकालना है फ़ारेनहाइट में, -32/9 बराबर C की जगह 37, क्योंकि सेल्सियस कितने हैं? 37 हैं, बटे 5। तो F -32 बराबर आ गया, ये 9 इधर आ गए, 37 गुणा 9 बटे 5। तो F -32 बराबर, F -32 9 7 63, 9 7 63 हासिल के 6 और 9 3 27 और 6 33 बटे 5। तो F -32 बराबर 5 का भाग करिए, 5 6 30 बचे 3, 33 हो गए, ठीक है ना। फिर 5 6 30 यानी 66.6 आ गया। तो F बराबर 66.6 प्लस 32, तो जोड़िए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। टेम्परेचर सेम ही है, सेल्सियस में 37 है तो वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6 है। तो हम इस सूत्र की सहायता से किसी भी टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इस काम को करिएगा, और जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल कुछ अच्छी बातों के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टेम्परेचर के बारे में ही बात करेंगे। आज मुझे बहुत कुछ पढ़ाना था बच्चों, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये तो हमने टेम्परेचर बताया, अब टेम्परेचर के डिफरेंस की बात करेंगे, तापांतर की। अभी बात की ताप की, इसी टॉपिक में, टॉपिक अभी नया नहीं चलेगा। अब कल मैं तापांतर की बात करूँगा कि अगर किसी वस्तु का ताप कि 20 से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में कितना अंतर आएगा, र्यूमर में कितना अंतर आएगा, समझ रहे ना। तो वो थोड़ा अलग हटके है। ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री सेल्सियस में बदल गया तो फ़ारेनहाइट में भी 20 बदलेगा, ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि खाने अलग अलग हैं। यहाँ 100 हैं, यहाँ 180 हैं, यहाँ 100 हैं, यहाँ 80 हैं। यहाँ कितने खाने हैं बच्चों? 0 से 80 तक चले हैं तो 80 खाने हैं। तो जब खाने अलग अलग किए हैं तो अंतर अलग अलग आएगा बच्चों। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। और वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की अच्छी अच्छी फिजिक्स आपको पढ़ने को मिलती रहे। थैंक यू।